सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ सेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के कुछ टॉपिक्स के बारे में। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट आपके रेफरेंस बुक से लाए हुए हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आपके लिए यूजफुल है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। इट मीन्स आपके पास कॉलम 1 दिया हुआ है और कॉलम 2, इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। इसमें एक तरफ आपको कंपाउंड दिया है और इस तरफ आपका जियोमेट्री या शेप दिया हुआ है। यहाँ देखा है मॉलिक्यूलर शेप दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कैसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपका जिनॉन टेट्राफ्लोराइड XeF4 और दूसरा है हमारा SeF4, फिर थर्ड है XeO3 और फोर्थ वन है आपका XeO4। मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि किस तरीके से इसका हम हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। जिनॉन का होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस, फ्लोरीन का होता है हमारा 4, 8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, आंसर है कितना 12, 12/2 और इसका हो जाएगा आंसर हमारा 6। इसका मतलब ये है कि इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन है। अभी लोन पेयर कितना है 6 - 4, ये देखिए यहाँ पे 6 - 4 करेंगे कितना होगा 6 - 4 इक्वल हो जाएगा 2। इट मीन्स 4 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 लोन पेयर हो गया। तो जब भी 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आता है तो इसका शेप क्या हो जाता है, इस तरीके से आपका स्क्वायर प्लेनर हो जाता है जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो इसका शेप क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। आपको पूछा गया है मॉलिक्यूलर शेप, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। मतलब ए ऑप्शन का 2। आप चेक कर सकते हैं ए ऑप्शन का 2 इसमें है और इसमें है। इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन कट गया आपका, ये आपका ऑप्शन पूरा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलिए अब देखते हैं SeF4। SeF4 का कौन सा आता है, सेलेनियम का कितना होता है, सेलेनियम में होता है ऑक्सीजन फैमिली का, तो इसका होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और आपका फ्लोरीन दिया हुआ है 6 + 4, तो ये हो जाएगा 6 + 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन इसमें आपका एक लोन पेयर होगा, तो जब इसका लोन पेयर आता है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा सेलेनियम 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिया हुआ 1 2 3 4 और आपको हो जाएगा 5। लेकिन यहाँ पे 4 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन यहाँ निकल जाएगा, एक आपको लोन पेयर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ सकता है आपका, देखो टेट्राहेड्रल है और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल तो नहीं आ सकता क्योंकि परफेक्ट टेट्राहेड्रल की बात नहीं कर रही है। पिरामिडल भी नहीं होगा, ट्राइंगुलर फिनर भी नहीं होगा। इसका ज्योमेट्री होगा, क्या होगा आपका डिस्टॉर्टेड, बी का क्या हो जाएगा आपका डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है हमें, सेलेनियम है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक हमारे पास लोन पेयर है। तो इस शेप को हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोल सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। चलिए अब आते हैं जिनॉन ट्राई ऑक्साइड का, ठीक है, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड चेक करते हैं। XeO3 का हमको शेप देखना है, तो यहाँ कैसे XeO3, जिनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 8 प्लस, ऑक्सीजन जो है फार्मूला में नहीं लेना है, मैं आपको बताया था कि डबली बॉन्डेड एटम को फार्मूला में नहीं लेना होता है। तो 8 + 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आएगा 4। 4 इसका मतलब क्या हो जाएगा sp3। अभी जिनॉन का sp3 है, इसका मतलब टेट्राहेड्रल होगा और कितने बॉन्ड बनाते हैं 8, 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें लोन पेयर है, फाइंड आउट कर लेते हैं लोन पेयर। 4 - 3, तो ये जाएगा 4 - 3, एक लोन पेयर आ रहा है, इसका मतलब जिनॉन के पास एक आपका लोन पेयर है। और ये देखिए इस तरीके से इसका शेप बनेगा, ये होता है हमारा XeO3। इसका शेप क्या होगा ट्राइगोनल, इसका शेप होगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिड। और दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो है आपका XeO4। अच्छा XeO4 निकाल सकते हैं यहाँ पे 8 + 0 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 4। 4 का होता है हमारा sp3 और इसमें लोन पेयर नहीं, क्योंकि 4 - 4 करेंगे तो क्या हो जाएंगे 4 - 4, कि क्या है आपका जो सराउंडिंग एटम है। ऑलरेडी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। जब हम लोन पेयर निकालते हैं तो उसके सराउंडिंग एटम को माइनस करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब ये है कि जिनॉन का
इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये हो जाएगा हमारा टेट्राहेड्रल। ये सो दिस इज व्हाट योर XeO4 और ये हो जाएगा हमारा XeO3। तो यहाँ पे आपका शेप क्या हो जाएगा, XeO3 का शेप हो जाएगा, लेट अस चेंज द कलर सो दैट इट विल बी हाईलाइटेड। ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा XeO3 हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, और डी हो जाएगा हमारा क्या, टेट्राहेड्रल। तो डी का 1 क्वेश्चन हम देखिए, डी का 1 एक ऑप्शन में है, ये वाला हम ऑप्शन चूज किए थे, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सो राइट आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में, छत्तीसगढ़ सेट। जो बच्चे सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीजी सेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस तरीके से जो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। चलिए, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इसका शेप। नेक्स्ट है, वेयर इज एन इलेक्ट्रॉन एडेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ NO प्लस टू NO। ये बोल रहा है कि NO प्लस में हम इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं और NO में कन्वर्ट होता है, तो कौन से ऑर्बिटल में होता है पूछ रहा है। या आपका पहला ऑप्शन है सिग्मा ऑर्बिटल, दूसरा है आपका पाई ऑर्बिटल, तीसरा है आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, और चौथा आपका है पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आप देख सकते हैं, मान लेते हैं यार ये हमारा NO का क्या है, देखिए ये हमारा है, ये NO का क्या है, MOT है। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ से अगर NO पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक है, सपोज NO पॉजिटिव बनाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा, तभी जाके ये NO प्लस बनेगा। अभी इस NO प्लस में फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है, NO प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, तभी क्या बनेगा, NO बनेगा। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चेंज कहाँ कर रहे हो, ड्यूरिंग द चेंज कहाँ कर रहे हो, पाई आपका, ठीक है, ये वाला पाई है, आपका क्या है, एंटी बॉन्डिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, पाई स्टार। इसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पाई स्टार यानी कि इसके हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन का है, तो ये ऑक्सीजन का एमओटी है, ये आपका 1s2 2s2 और 2p का 4 होता है, और इधर होता है 2p का 3 होता है। ये हमारा नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। तो यहाँ जो एमओटी फॉर्म हुआ है इसमें आपका पाई एंटी बॉन्डिंग में चेंजेस लाने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें एनओ का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन पर क्लोरेट आयन। पर क्लोरेट मतलब क्या होता है, आपका होता है HClO4। अभी ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, ये ClO4 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है HCl बनेगा। देखिए मैं दोबारा बना देता हूँ इसको, ये क्लोरीन डबल बॉन्ड ये, ठीक है, ये आपका एक माइनस डबल बॉन्ड क्लोरीन, और ये हो जाएगा ये होगा परक्लोरेट। अब आपको पूछा गया ऑप्शन में कि पी पाई बॉन्ड है, पी पाई डी पाई बॉन्ड है, या डी पाई बॉन्ड है, या आपका ऑक्सीजन का डी पाई पी पाई। तो हमको पता है क्लोरीन के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं, 3d ऑर्बिटल होते हैं, और ऑक्सीजन के पास हमारा क्या है, पाई ऑर्बिटल है, यानी कि पी है। तो यहाँ क्लोरीन का, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि ऑक्सीजन का पी पाई है और क्लोरीन का डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। ये जब बैक बॉन्डिंग करता है, यहाँ यहाँ देखिए क्लोरीन का डी ऑर्बिटल है और इसका पी, तो ये आपका बैक बॉन्डिंग करेगा। तो इस तरीके से हमारा क्लोरीन का डी पाई बॉन्डिंग मिलेगा आपको, और ऑक्सीजन का तुम्हारा क्या मिलेगा, पी पाई बॉन्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, परक्लोरेट आयन का, ये मेन ग्रुप एलिमेंट का क्वेश्चन है। जो बच्चे मेन ग्रुप एलिमेंट की तैयारी किए होंगे उनको ये क्लियर होगा। मेन ग्रुप एलिमेंट में आता है आपका बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, तो ये आपका हेलोजन फैमिली का जो कंपाउंड है उसका एग्जाम्पल है। द स्ट्रक्चर ऑफ NCS3 एंड NiSH3 आर रिस्पेक्टिवली। देखिए आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, इस तरीके से हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, और इस अमोनिया के स्ट्रक्चर में ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है, किसके साथ, मेथाइल ग्रुप के साथ। तो ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए ये ऐसा बनता है CH3 CH3 और CH3। तो आपका अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। लेकिन जैसे इसको रिप्लेस किया जाता है CH3 के साथ, तो इसका शेप भी क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल होता है, नो डाउट। बट इन केस ऑफ ट्राइमेथिल, इनकी सिलेन के केस में क्या होता है, यहाँ पे देखिए अभी इस कार्बन को रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन से, इसका मतलब ये है कि SiS3, ठीक है, SiS3 तीन आपका SiS3 ग्रुप जुड़ गया। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही नाइट्रोजन के साथ, ये देखिए ये सिलिकॉन है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है, 1
2 3, यहाँ पे फिर से हो गया सिलिकॉन का, ये हो गया 1 2 और आपका 3, और ये हो जाएगा सिलिकॉन 1 2 3 इस कंपाउंड में। और यहाँ पे आपका ये जुड़ा हुआ है मेथाइल मेथाइल और आपका मेथाइल। तो ये जो लोन पेयर है एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ बैक बॉन्डिंग होता है। तो सिलिकॉन क्या करता है, सिलिकॉन अपने डी ऑर्बिटल में इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि लोन पेयर को ले लेता है, जबकि कार्बन के पास ऐसा कोई खाली नहीं है, इस वजह से इसको नहीं ले पाता। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग या यू कहे आपका बैक बॉन्डिंग हो जाता है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। और जैसे ही ये बैक बॉन्डिंग फॉर्म करता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है पहले ट्राइगोनल पिरामिडल रहना चाहिए, वो कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा, ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली ट्राइगोनल प्लेनर में। तो इस तरीके से हो जाता है ये हो जाएगा SiS3, ये हो जाएगा SiS3 और ये हो जाएगा आपका SiS3। तो इस तरीके से शेप पहले पिरामिडल था, वो क्या हो गया, प्लेनर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि हमको लग रहा है दोनों को पिरामिडल होना चाहिए, ये भी पिरामिडल ये भी पिरामिडल। तो अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपके ऑप्शन में देखो लिखा है बोथ पिरामिडल, तो आप इसको मार के आ जाएंगे। तो बच्चे ध्यान देना, बिल्कुल भी ये पिरामिडल शेप नहीं है। ये पहला वाला जो शेप है वो पिरामिडल शेप है, नो डाउट। लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है आपका, ट्राइगोनल प्लेनर है। तो यहाँ पे देखो पहला वाला को पूछा रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऑप्शन नहीं है, दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन। आपका जो पहला है वो आपका बिल्कुल भी गलत सही नहीं है। दूसरा आपका है पिरामिडल एंड ट्राइगोनल, हाँ ये सही हो सकता है, बोला हूँ आपको। बोथ पिरामिडल और बोथ ट्राइगोनल प्लेनर नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ इज नॉट द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको अप्रोच करना है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। फॉर अ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल द बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज, देखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होता है हमको पता है। जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारा H2 है या N2 है या O2 है, तो इसके लिए आपको मैं बताया था कि सिग्मा जीरेड, यानी कि जो सिग्मा बॉन्डिंग होते हैं वो लोवेस्ट एनर्जी होते हैं। तो बॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा जीरेड। तो ऑप्शन नंबर एक आपका सिग्मा जीरेड इज द लोवेस्ट एनर्जी, और यही आपका क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं। चलिए, द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे आपका अमोनिया है, और अमोनिया का यहाँ पे क्या किया गया है, स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे नीचे अब ऐसे ये दिख रहा है आपका, ये इसके रिस्पेक्ट में क्या कर दिया है, इसको आपको उल्टा कर दिया है। अब पूछा गया आपको क्या चीज़ है, ये टाटोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है, RS कॉन्फ़िगरेशन है या फ्लक्सियोनल है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार से फ्लक्सियोनल होता है, ये वोल्डन इन्वर्जन कहलाता है, कि नाइट्रोजन का जो शेप है ऐसे ये इस तरीके से होता है। तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, फ्लक्सियोनल मतलब क्या होता है, ऊपर चला जाता है। तो ये जो फेनोमेनन है, ये घटना है, कहलाता है आपका फ्लक्सियोनल बिहेवियर। ठीक है, ये आपके ये तीनों नहीं होंगे। चलिए, फिर आपका क्वेश्चन है, कंसिडर साई ए एंड साई बी फंक्शन ऑफ साई एंड साई बी आर द वेव फंक्शन ऑफ एटम ए एंड बी। दो एटम है और दोनों का वेव फंक्शन दिया हो गया है, और उसके चार्ज डेंसिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एंटी बॉन्डिंग के लिए। पूछा गया आपको एंटी बॉन्डिंग में क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो बच्चों आपको पता होगा जब भी एंटी बॉन्डिंग बनता है तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होता है, जिसमें आपका सब्जेक्टिव होता है, एडिटिव नहीं होता है। तो एंटी बॉन्डिंग में हमारा जो साइन रहता है कौन से पोजीशन में रहता है, माइनस वाले में रहता है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी माइनस 2a, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, माइनस वाले में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यही आपका बॉन्डिंग पूछा जा रहा था तो ऑप्शन ये आता, लेकिन आपको एंटी बॉन्डिंग पूछा गया है तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। दिस इज द राइट आंसर फॉर योर सब्जेक्टिव ओवरलैपिंग फॉर द एंटी बॉन्डिंग। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइपोल मोमेंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन के साथ कोई एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं Cl है, या फ्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। तो ये इसका डिस्टेंस दिया हो गया है, सॉरी डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 1.8 डिबाई, ठीक है 1.8 डिबाई दिया हुआ है। और बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है 1.5 एंगस्ट्रॉम। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको पूछा गया है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, वो बिल्कुल पूछते हैं, और आपको फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने से किस्मत अच्छा रहेगा तो सही होता है, अदरवाइज पूरा गलत ही होता है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, इसको आप पढ़िए। जो बच्चे एकदम फोकस होकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसमें पूछा गया है आपका परसेंटेज यानी कैरेक्टर कितना परसेंट है, 25% है, 50% है, 75% है, 80% है, क्या है इसका देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट अगर दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे समझना है कि डाइपोल मोमेंट जो है, जो फार्मूला होता है परसेंटेज यानी कैरेक्टर का, वो ये होता है, परसेंटेज यानी कैरेक्टर का फार्मूला होता है म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय
म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा होता है परसेंटेज एनी कैरेक्टर। हमको क्वेश्चन में दिया था डाइपोल मोमेंट 1.8 डिवाइड दिया हुआ है बोला हूँ, और बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल क्या है देख लेते हैं। म्यू थ्योरेटिकल हमको निकालना है तो एक फार्मूला होता है 4.8 इंटू रेडियस इन एंगस्ट्रॉम, इन एंगस्ट्रॉम। तो हमको कैलकुलेट कर लेते हैं थ्योरेटिकल पहले। तो हमको 4.8 मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा ये 1.85 क्या है, रेडियस है बोला हूँ, मतलब वही बाउंड लेंथ है। तो आर तो 1.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 7.2 डिवाइड 7.2। अभी 7.2 क्या है, थ्योरेटिकल है, किसका, डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल है। ऑब्जर्व तो आपको दिया है, ऑब्जर्व है आपका 1.8। नाउ 1.8 डिवाइड बाई 1.7 सॉरी 7.2 multiplied by 100. So if you calculate this, you will get the answer 25%. So 25% is the right answer. So always remember, आपको 4.8 से आपको जो डिस्टेंस दिया है, जो बॉन्ड लेंथ दिया है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये आपको दिया रहेगा ऑब्जर्व, उसको डिवाइड करके आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फाइनल आंसर होगा आपका 25% एनी करेक्टर। परसेंटेज एनी करेक्टर आपको जब भी निकालने बोले तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू आपका थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फार्मूला नहीं आने से हम क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि छोटा छोटा फार्मूला है जो एग्जाम में धीरे धीरे आपको देखे, नंबर आपको छोटा छोटा टॉपिक से कलेक्ट करना पड़ेगा, एक साथ सारे टॉपिक से आप नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे जो छोटा छोटा टॉपिक होता है, ठीक है, उसको आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, क्लियर हुआ ये। नाउ कंसिडर द गिवन फिगर शोइंग दैट पॉसिबल लेवल ऑफ एनर्जी ऑफ H2 प्लस, यहाँ पे आपको एनर्जी दिया हुआ है H2 प्लस का, और पूछा गया आपको कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आपका, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के आपके टर्म्स में ग्राफ बना हुआ है। इट मे बी इजिली अज्यूम दैट द ग्राउंड स्टेट ऑफ द मोलिकुलर हाइड्रोजन ऑफ H2 प्लस करस्पॉन्डिंग टू द लोवेस्ट लेवल ऑफ विच मीन्स दैट, देखो यहाँ पे लोएस्ट लेवल, ये आपका जो कर्व है इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कर्व एक रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल ऑफ द सिस्टम H2 प्लस। देखिए जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता है, पहले हाइड्रोजन क्या होता है, दूर दूर रहते हैं, जब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, देखिए इस तरीके से आपका दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका क्या होता है, जब भी ये अट्रैक्टिव और दो एटम है यहाँ पे, दोनों एक दूसरे के पास पास आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए हैं। तो जितना ज़्यादा पास आएंगे और उसकी जो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो मान लेते हैं पॉइंट ए में इसका रेडियस 64 है, और पॉइंट बी में इसका रेडियस क्या है, 92 है। अब दोनों पास पास अब आएंगे तो इसका रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जितना ज़्यादा पास आएंगे उतना उसका क्या होता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इस पॉइंट पे, देखिए इस पॉइंट पे इसकी रेडिएशन जो एनर्जी है बहुत कम रहेगा, इस पॉइंट में इसका ज़्यादा रहेगा। तो कर्व वन रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल, बिल्कुल नहीं हो सकता, वन एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन एक नहीं आएगा। कर्व टू रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल ऑफ H2 प्लस, हाँ ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है कर्व एक इंडिकेट दैट द मोलिकुलर हाइड्रोजन इज फॉर्म, ये नहीं, ये तो मोलिकुलर हाइड्रोजन नहीं बना रहा है। एंड कर्व टू रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल ऑफ एंटी बॉन्डिंग रीजन, कर्व टू जो है एंटी बॉन्डिंग को भी नहीं बता रहा है, क्योंकि किसका बता रहा है, बॉन्डिंग को बता रहा है। मतलब ये है कि आपका ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर टू कह रहा है कि रिप्रेजेंट द मोस्ट स्टेबल H2 प्लस, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेडियस, यानी कि दोनों एटम जब पास पास आते हैं तो इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस कम होना चाहिए, और इसका जो एनर्जी है, ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, एनर्जी जो है आपका डिक्रीज होना चाहिए। और डेप्थ, जितना डेप्थ में रहेगा उसका जो बॉन्ड एनर्जी है, देखो 436 किलो जूल मोल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। अगर आप इसको देख रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर अकॉर्डिंग टू ACPR। शेप और जियोमेट्री में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि आप इसको अच्छे से करके देखिए, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पूछा है आपको लीनियर शेप, हमको पता है CO2 का शेप लीनियर होता है, इस तरीके से CO2 का शेप लीनियर होता है। N3 का शेप भी लीनियर होता है, ये भी आपको N3 का शेप क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है ये। और I3 का माइनस, देखो VCPR शेप से आप VCPR थ्योरी से आप शेप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोला हूँ 4, और ये तो नहीं लेना है हमको फार्मूला में, तो कितना हो जाएगा 2, और 2 मतलब क्या होता है, SP। और मैंने आपको बता रखा है कि SP का ज्योमेट्री जो होता है वो क्या होता है, लीनियर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर एक तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो आपको पूछा गया है, नॉन लीनियर पूछा गया है। दूसरा है आपका N3, N3 एजाइड माना, ये भी आपका लीनियर शेप होता है।
I3 का चेक कर लेते हैं। आयोडीन का होता है I2 माइनस, तो इसको फॉर्मूला में रख के देखते हैं। इसका होता है 7, 7 प्लस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 10, 10 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5, 5 मतलब हो जाएगा इसका sp3d। और sp3d में क्या होता है आपका, ये होता है आयोडीन 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने लोन पेयर है देखो, 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2, तो 3 लोन पेयर है। इसका मतलब 1 2 और 3, और ये मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका लीनियर शेप आ रहा है, यहाँ देखिए ये आपका शेप कैसे आ रहा है, लीनियर। तो ये इसके I3 भी लीनियर है, तो बच गया आपका कौन, Clf2 प्लस। चलो Clf2 को निकाल के देख लेते हैं। क्लोरीन का होता है 7, 7 फ्लोरीन कितना है 2, तो 7 प्लस 2, और एक प्लस है तो एक माइनस कर देंगे आप, तो हो जाएगा 7 प्लस 2 9, और 9 माइनस 1 तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 का आता है आपको पता है sp3 आता है 4 का, और जैसे ही ये sp3 इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो सीधी सी बात है, नॉन लीनियर शेप नहीं है। देखो आपको पूछा गया था, नॉन लीनियर पूछा गया, सो योर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर इज द डी। ये देखिए डी आपका option, ठीक है। इस तरीके से आपका ज्योमेट्री है, मॉलिक्यूल्स में जो शेप है, डाइपोल मोमेंट है, पॉइंट ग्रुप है, ऐसे क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्डिंग में बिल्कुल आते हैं। इन टॉपिक को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, कुछ डाउट रहेंगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको कमेंट में सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको बोला गया था कि जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट होते हैं डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल सकते हैं, या आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट है। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, फॉर अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर l। आपको पूछा गया है कि n की अगर वैल्यू मान लेते हैं 4 है, तो l की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो l की वैल्यू हो सकती है, आपको पता है n की वैल्यू 4 है, इसका मतलब आपका l की 4 वैल्यू हो सकती है, 0 1 2 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर कहाँ शुरू होता है भाई, 4 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, 4s भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, 4d भी हो सकता है, और आपका 4f भी हो सकता है। तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, और के लिए 3 होता है। तो ये चारों वैल्यू आपके पॉसिबल है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर, 0 1 2 3। ठीक है, चलिए 4 है, क्लियर हुआ ये। चलिए, आपको इसको मैं क्वांटम नंबर जब पढ़ाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं, जब मैंने आपको क्वांटम नंबर पढ़ाया हुआ था, तो क्वांटम नंबर में इस लेक्चर का ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। जो बच्चे क्वांटम नंबर नहीं पढ़े हैं तो जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पे ये मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल्स करस्पॉन्डिंग टू एल इज इक्वल टू 0 1 2 3। देखिए एल की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अभी आपको बताया एल की वैल्यू क्या होती है, एस पी डी एफ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, एस पी डी एफ वाला, देखिए सी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एस पी डी, सॉरी ये नहीं आएगा इसमें, इस हाँ ये वाला बी है आपका, एस पी डी एफ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके जनरली पूछते हैं, सेट में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल ऑफ एल इज इक्वल टू 3। देखिए एल इज इक्वल टू आपको 3 दिया हुआ है, और जब भी आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू दी रहेगी, तो याद रखिए इसका नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स 2l+1। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 + 1, तो हो जाएगा 2 3 6 और एक 7, इसका मतलब हो जाएगा 7 ऑर्बिटल आंसर आएगा, 7। ठीक है, एल इज इक्वल टू 3 है मतलब 7 है, और एल इज इक्वल टू 3 में कब आता है आपका, एफ में आता है। और हमको पता है यहाँ पे देखिए एल इज इक्वल टू 3 में कितना होते हैं, 7, 1 2 3, ठीक है, 4, तो या 5 6 और ये 7। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही ज़्यादा हो गई 7। तो ये एल इज इक्वल टू 3 कब होता है आपका, एफ के लिए होता है। ठीक है, चलिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल विथ एन इज इक्वल टू 3। देखिए एन इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 3 है। तो क्या हो सकता है इसका, सेल के लिए आपका फार्मूला क्या होता है बताया था आपको, सेल एन इज इक्वल टू 3 है, तो क्या क्या हो सकता है आपका, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल विथ एन इज इक्वल टू 3, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, और आपका 3d हो सकता है। तो एस में कितने होते हैं सेल, 1, इसमें कितने होते हैं, एक 3, और इसमें कितने होते हैं आपका 1 2 3, ठीक है, 4, और आपका 5। तो 1 2 3 4 5,
6 7 8 9, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा एन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इन एन इज इक्वल टू 3। अच्छा, मैं आपको क्या बताया, यहाँ पे सेल बताया, तो अगर 9 सेल है, ठीक है 9 सेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 इन मल्टीप्लाइड बाई एन स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये जाएगा 18। अगर 9 सेल है तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 18, तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, अगर सेल पूछता तो 9, इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है तो आपको 18। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा गया मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। सेल पूछता तो आपका 9 आता। तो सेल का फार्मूला है आपका एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का फार्मूला आपका 2 एन स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस दोनों को। चलिए, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब सेल, देखिए सब सेल की बात कर रहा है, तो सब सेल अगर आपको एल की वैल्यू दिया हो, वहां पे यहाँ पे क्या दिया था आपको, एन की वैल्यू दिया था, यहाँ पे एल की वैल्यू दिया था, तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू 2l+1। आपको ध्यान देना है, एल की वैल्यू दिया है, एन की वैल्यू दिया है, अगर आपको एल की वैल्यू दिया है, फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये 2 इंटू 2l+1। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2l की वैल्यू कितना दिया 3, तो 3+1, तो हो जाएगा 2 3 6 1 7 2 14। मतलब अभी आपको बताया कि जब L इज इक्वल टू 3 होता है तो आपका एफ ऑर्बिटल होता है, और हमको पता है एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एफ ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, वैसे भी आपको ये पता है कि एक में एस मध्य से एक है, एस ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी है तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और अगर डी है तो 10 आएंगे, ये तो हमको पता ही है। तो यही आपको पूछा गया है, अगर एफ रहता तो कितना आता, तो यहाँ पूछा गया 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं जो बता रहा हूँ आपके डायरेक्ट बुक से है, तो यह बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर अ 4p ऑर्बिटल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर एन एल एम इज पॉसिबल। देखिए 4p आपको ऑर्बिटल दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि एन की क्या वैल्यू हो सकती है, एल की क्या वैल्यू हो सकती है, और एम की क्या वैल्यू हो सकती है। तो अगर 4p है, इसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास p के 3 होंगे, ये देखिए क्या क्या हो सकता है, एक होता है -1 0 और +1। तो l की एक वैल्यू, देखो n की एक वैल्यू तो 4 रहेगी, मतलब 4 सब में रहेगा, क्योंकि हमको लिख के दिया है 4p, इसमें n इज इक्वल टू 4 है। l इज इक्वल टू एक बार -1 हो सकता है, एक बार 0 हो सकता है, एक बार आपका क्या हो सकता है +1 हो सकता है, सॉरी m इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 होगा, 0 होगा, और आपका +1 हो सकता है। तो भाई एल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, भाई एल की वैल्यू हो सकती है आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मतलब पी के लिए क्या होगा, एल के लिए 1 ही होगा। इसका मतलब ये है कि हर बार एल की वैल्यू 1 ही होगा। यहाँ पर पूछा, देखिए एल एल बीच में है, चेक करते हैं, एल की एक वैल्यू 1 है, 1 है, और आपका 1 है, 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है एल की वैल्यू 2 होता है तो डी ऑर्बिटल आता है, और डी तो हमको बोला ही नहीं गया है। तो यहाँ पे आपका 4p पूछा गया है, तो ये तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, लेकिन m की वैल्यू ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे m की 3 पॉसिबल वैल्यू है, -1 0 और आपका +1। तो m की एक वैल्यू -1 होगा, एक वैल्यू 0 होगा, एक वैल्यू +1 होगा, लेकिन +2 कभी नहीं होगा। +2 यहाँ पे कौन से ऑप्शन में देखो, +2 वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका 1 इज द राइट आंसर। कैसे आप समझ गए कि यहाँ पे तीनों वैल्यू पूछा गया है, n की वैल्यू आपको दिया था 4, l के लिए आपको p के लिए जानना था 1, और m की 3 वैल्यू होती है -1 0 और आपका +, बस इसको आपको मैनेज करना था। ठीक है, चलिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपका आयनिक कैरेक्टर्स को बताता है आपका फजांस रूल। तो इसके लिए क्वेश्चन है आपका, कौन सा ऑर्डर में, ये पहला है, दूसरा है, ऑप्शन ए बी सी डी है। तो आपको वीडियो के ऊपर पॉज कर लीजिए और देखिए कि इसका ऑप्शन क्या निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपने फजांस रूल पढ़े होंगे, इसका ऑप्शन है करेक्ट आंसर डी। डी क्या कहता है कि केटायन का साइज अगर बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, केटायन का साइज अगर बढ़ता है, कॉन्सेप्ट आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कि केटायन का अगर साइज बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कम होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब जैसे जैसे सीजियम पोटेशियम सोडियम लिथियम की तरफ आते हैं तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम होता है, और केटायन का साइज अगर छोटा है, ठीक है, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है।
और एनायन का साइज अगर डिक्रीज होता है, ध्यान दीजिएगा, केटायन का साइज इंक्रीज होने से लेस पोलराइजिंग पावर होता है, और एनायन का साइज अगर डिक्रीज होता है तो ये लेस पोलराइजेबल होता है। पोलराइजेबल यानी कि वो कम पोलराइज हो रहा है। तो आयोडीन जो है ज़्यादा अच्छे से पोलराइज होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आपका फ्लोरीन। तो जितना ज़्यादा लार्जेस्ट आयन रहेगा आपका, देखिए सीजियम के साथ एक फ्लोराइड है और लिथियम के साथ आपका आयोडाइड है। तो सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में आपका जो कंटेंट है, यहाँ पे कंपाउंड है सी एस फ्लोराइड, यानी कि सीजियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड में, इसमें आयन देखिए स्मॉलेस्ट आयन और इसमें लार्जेस्ट आयन, एक छोटा है एक बड़ा है, इसमें एक बड़ा है एक छोटा है। तो जितना ज़्यादा आपका यूँ कह सकते हैं आपका, जितना ज़्यादा आपका केटायन का साइज होता है, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छे से पोलराइज नहीं कर सकता, और अच्छे से पोलराइज नहीं कर सकता है मतलब उसका जो आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर क्या रहता है, वो ज़्यादा रहता है। और जैसे-जैसे अब साइज छोटा होता है लिथियम का, तो लिथियम अच्छे से पोलराइज कर पाता है, मतलब ज़्यादा अच्छा पोलराइजिंग पावर होता है। लेकिन आयोडीन का तुम्हारा क्या है आपका, लेस पोलराइजेबल है। तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि सॉरी लार्जेस्ट आपका जो केटायन है और स्मॉलेस्ट एनायन है, तो मोस्ट आयनिक होंगे, मोस्ट आयनिक कंपाउंड होंगे। और अगर लिथियम आयोडाइड जो है, यूँ कहें कि आपका स्मॉलेस्ट केटायन है और लार्जेस्ट एनायन है, तो ये मोस्ट कोवेलेंट करेक्टर है। तो आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा तब आता है जब केटायन का साइज छोटा, ध्यान दीजिएगा, केटायन का साइज डिक्रीज होना चाहिए और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यही चीज को बताता है आपका फजांस रूल। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फजांस रूल कहता है कि आयनिक बॉन्ड जो है 100% आयनिक नहीं होता है, ये कुछ हद तक कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ चला जाता है। इसके लिए कंडीशन ये था कि केटायन का साइज छोटा चाहिए और एनायन का साइज बड़ा चाहिए, बड़ा होगा तब ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बनाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये आयनिक कंपाउंड की तरफ क्या करेगा, अपने आप को रिटेन करके रखेगा। तो सीजियम फ्लोराइड जो है ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर का है, उसके बाद ये थोड़ा सा कम है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। इट मीन्स लिथियम आयोडाइड इज अ मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। अगर यहीं पे आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की प्रॉपर्टी या कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर पूछता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स कर देते। आपको क्या पूछा था, आयनिक नेचर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको आयनिक नेचर पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हियर। Cesium fluoride is the most ionic, but lithium iodide is the your covalent nature. चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, लार्जेस्ट केटायन चाहिए और स्मॉलेस्ट एनायन चाहिए, इसके लिए आपका आयनिक होने के लिए। द वी शेप ऑफ SO2 इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, आपको पूछा गया है वी शेप है सल्फर डाइऑक्साइड का, किसकी वजह से है। तो जब हम SO2 का स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो हमको दिखेगा, ऐसे दिखता है, ये देखिए, ये हो गया ऑक्सीजन। तो भाई ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है। ऑप्शन में देख सकते हैं क्या पूछा है, 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास दोनों पाई बॉन्ड है। 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड, ये तो है ही, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक लोन पेयर भी है। फिर तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, ये भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 2 सिग्मा बॉन्ड भी है, देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। उसके बाद 2 पाई बॉन्ड है, बिल्कुल 2 पाई बॉन्ड है, और एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर की वजह से हमारा क्या है, इसका शेप जो है वी शेप की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये आप देख सकते हैं, आपको SO2 का डायग्राम दिख रहा है, पूरा क्लियर आपको मैंने बता के रखा है यहाँ पे। ये आपका लोन पेयर है, ये आपका सल्फर एटम है, और ये आपका एक सिग्मा है, आपका पाई है। ठीक है, सिग्मा और आपका पाई। तो इस तरीके से आपका शेप क्या रहेंगे, एंगुलर या बैंड शेप का, इसकी ज्योमेट्री आपको दिखती है। चलिए, ये देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी मैक्सिमम। मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेके आऊंगा, बोला हूँ पार्ट पार्ट में आपके लिए। अभी मैंने 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल लगे रहिएगा, मेरा वीडियो आपको बिल्कुल कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे पूछा है आपको हाइड्रेशन एनर्जी जो है किसके लिए ज़्यादा है। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जितना ज़्यादा साइज होता है उसका उतना कम हाइड्रेशन एनर्जी होता है। देखिए, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। इसका मतलब ये है कि हायर चार्ज स्मॉलर साइज,
जितना ज़्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव में उतना साइज उसका छोटा होगा, और साइज छोटा होगा मतलब उसका उसको सॉल्वेंट या सॉल्युबल करने के लिए उसकी जो हाइड्रोजन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। कंपेरेटिवली अगर आप बात करते हैं मैग्नीशियम 2 प्लस का, तो यहाँ पे देखो चार्ज ज़्यादा है, इसका मतलब स्मॉल साइज होगा, प्लस 2 चार्ज है तो हाईएस्ट हाइड्रेशन होगा। यहाँ देखिए बेरियम 2 प्लस है लेकिन इसका साइज बड़ा है बेरियम का साइज बड़ा होता है, हमको पता है। बेरिलियम है, ठीक है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ऐसे आप करते हैं। तो ये देखिए इसका साइज है और इसका साइज में ये बहुत अंतर है, इसका साइज बड़ा है, इसका मतलब ये है कि इसका लोअर हाइड्रेशन होगा। तो देयरफॉर आपका मैग्नीशियम जो है आपका, ठीक है, मैग्नीशियम हैज द मैक्सिमम एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चंस आपके छत्तीसगढ़ सेट के एग्जाम में आपको 2 नंबर को, यानी कि अगर मैं बात करूं तो आपको 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप बात करते हैं एमओटी का, चाहे वीबीटी का, चाहे आप बात करते हैं इसका डाइपोल मोमेंट का, बहुत सारे जो इजी कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट कि इस तरीके से आपके क्वेश्चंस मैं आपको तक पहुंचाते रहूं। और जितने भी जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी मैं इसको डिस्कस करते जा रहा हूँ, आप उसको पढ़ते रहिए। बिल्कुल जो टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है, मैं आपको यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कराऊंगा। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और इसके आगे का पार्ट, जिसमें हम और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।